Students, I am Shiva Dinkar and I welcome you to the channel The Maths Decode. So, students, this is the previous year question paper of 2025 and this is set 6521. Okay, इसको हम सॉल्व करेंगे. तो अच्छा, आज MCQ सॉल्व करने वाले हैं. हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? सिर्फ MCQs सॉल्व करेंगे. इससे आगे का सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड केस बेस्ड स्टडीज, इससे आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा. इसमें सिर्फ MCQs करने वाले हैं. आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरठ में हमारा इंस्टीट्यूट द डिकोड इंस्टीट्यूट है, जिस पे आपके एनडीए के बैचेस स्टार्टेड हैं. जैसे आपके एग्ज़ाम फिनिश हो जाते हैं और अगर आप में से किसी ने एनडीए की प्रिपरेशन के लिए, मतलब एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे डिकोड इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं. ओके, साथ ही एक हमारा इंस्टीट्यूट है DVS अकेडमी, ये भी मेरठ में ही है, DVS अकेडमी. तो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या फिर SSC, CGL वगैरह वगैरह, जितने भी रेलवे, बैंकिंग, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप इस इंस्टीट्यूट पे या हमारे इस इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं. ठीक है, तो चलो, ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन. अब आगे बढ़ते हैं अपने इस MCQ पे. तो चलो, आज का सबसे पहला MCQ. तो कहाँ चला गया? इंग्लिश. या द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. चलो बताते हैं. हमें चाहिए वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर. कैसे देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी? इसका सिंपल फॉर्मूला है. इसका क्या है? सिंपल फॉर्मूला. अगर आपको वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन बताना है तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर बी. ठीक है, ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. अगर आपको वेक्टर बी का वेक्टर ए पे बताना हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, देन क्या होगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन में आएगा मोड ऑफ वेक्टर ए. जिस पर प्रोजेक्शन बताना है उसका मैग्नीट्यूड या मोड डिनोमिनेटर में आता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यस, तो जिस पर प्रोजेक्शन बताना है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट आना होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? सो दिस वन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. चलते हैं अगले MCQ पे, MCQ नंबर 2 पे. दिस इज द फंक्शन, और हमें बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है. तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे f डैश x. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x माइनस 4x का डिफरेंशियल होता है 4. f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू 2. मतलब हमारे पास जो नंबर लाइन है वो दो इंटरवल्स में ब्रेक हो जाएगी, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक. यहाँ पे आएगा 2. एक तो ये इंटरवल बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, और एक इंटरवल बन जाएगा 2 से इन्फिनिटी. ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है. अब देखो, इस इंटरवल में माइनस इन्फिनाइट से लेकर 2 तक वैल्यूज़ हैं, माइनस इन्फिनाइट से लेकर 2 तक वैल्यूज़ हैं. तो स्टूडेंट्स, इस इंटरवल से क्या इस इंटरवल में 1 लाई करेगा? 1 लाई करेगा. इस 1 को f डैश एक्स में पुट करना जरा, क्या ये नेगेटिव आएगा? f डैश एक्स में पुट करो, x की वैल्यू में नेगेटिव आएगा. यस, ये नेगेटिव आएगा. अगर नेगेटिव आएगा तो इस इंटरवल फंक्शन तो डिक्रीजिंग है, लेकिन हमें चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन. अब दूसरे इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी, क्या इसमें 3 आएगा? यस सर, 3 आएगा इस इंटरवल में. 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब इसमें आ रहा है पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन है इंक्रीजिंग. तो 2 से इन्फाइनाइट इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है. ठीक है, तो क्या जाएगा आपका 2 से इन्फिनिटी. यस, दिस इज द आंसर. ठीक है, 2 पे इसका आंसर 0 आता है, और 0 तो मतलब ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है वैसे तो, पर चलो क्या ही कर सकते हैं. अब इसमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें, वैसे देख लेते हैं एक बार, है ना. मतलब देखते क्या, मतलब यही आंसर हो सकता है. ये तो हो ही नहीं सकता 0 से 2, क्योंकि 0 से 2 जैसे तो कुछ इंटरवल ही नहीं है यहाँ पे, एंड ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी ही होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है. इफ़
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स क्या होगा। देखो ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। तो अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल है, अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल है, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर हम निकाल सकते हैं कैसे, 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स और डी एक्स। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल ना हो, बल्कि ऐसा हो कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है, देन ये जो इंटीग्रेशन है अपना 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व नहीं करते, इसका सीधा आंसर लिखते हैं हम 0, ठीक है। तो ये अपनी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों इक्वल आ जाती है फंक्शन, तो इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, यहाँ 2a है लेकिन लिमिट बन जाएगी खाली a, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निगेटिव एफ एक्स के इक्वल आता है, देन इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है फिर 0। समझ गए। तो अभी क्या करना है, अभी यह है कि ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। देखो एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज करने पर एलिमेंट्स चेंज ना हो, एज इट इज हमें दिखाई दे मैट्रिक्स, ठीक है, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है A12, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा A21। कहने का मतलब A12 और A21 ये दोनों के दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही ये एलिमेंट है A13, है ना, और ये एलिमेंट है A31, तो ये भी इक्वल होने चाहिए। तो ये A12 और A21 इक्वल होना चाहिए, A13 और A31 भी इक्वल होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर ये इक्वल है तो 6x इक्वल हो जाएगा 12 के, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा हमें 16, क्योंकि 8x है, तो ये एलिमेंट हमें मिल गया है 16। अब ये जो A31 है 16, वो इक्वल होगा A13 के, दैट इज 4y, तो 4y इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो यहाँ से 4 टाइम्स कटेगा और y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसने हमसे पूछा है कि 2x प्लस वाई का आंसर बताओ। x की वैल्यू 2 आपने निकाली, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू निकाली आपने 4, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 आंसर। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए सिमेट्रिक कब होता है, जब A12 एलिमेंट इक्वल हो A21 के, A13 एलिमेंट हो A31 के, सिमिलरली A23 एलिमेंट इक्वल हो A32 के, यानी कि सिमेट्रिसिटी यहाँ पे लगनी चाहिए, तब मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोला जाता है। गॉट इट। तो चलो 5 पे चलते हैं, ये हिंदी में, इंग्लिश वाले पे चलते हैं अपने। तो इसने बोला द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, हमें इस फंक्शन की रेंज बतानी है। डोमेन इसने रखी है -1 से 0, यानी कि आपको -1 से लेके 0 तक वैल्यूज पुट करनी है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में, और फिर ये चेक करना है कि आंसर क्या आ रहा है। अगर आप इसमें x के प्लेस पे -1 पुट करते हो तो ये आएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स के अंदर जो माइनस होता है उसको हम ब्रैकेट से बाहर भी निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स 1 आएगा। 1 जो वैल्यू होती है साइन फंक्शन की वो π/2 पे होती है, इस 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और 1 के प्लेस पर जाएगा साइन π/2। तो यहाँ से साइन π/2, यहाँ से साइन इनवर्स और साइन तो हट जाएंगे, सिर्फ -π/2 बचेगा। और यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो -π/2 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ये ओपन ब्रैकेट तो हटा ही देते हैं, ये वाला भी देखो ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ पे भी इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट देखा जाए तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है, ये रहा, ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। लेकिन जब इक्वल टू का साइन हो तब ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज ब्रैकेट लगता है। तो दोनों ही प्लेस पर यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, तो आंसर तो यही सही है। यहाँ से एक वैल्यू तो आपने निकाल लिया -π/2, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो -π/2 आएगा। अब दूसरी लिमिट इसने बोली है 0, अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 रखोगे आप, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0। अब ये 0 वैल्यू होती है साइन 0 पर, तो y इक्वल्स टू आएगा साइन इनवर्स साइन 0। साइन इनवर्स से तो साइन हट जाएगा, सिर्फ 0 बचेगा, तो y इक्वल्स टू 0 आ गया। एक लिमिट आई -π/2, तो इसकी रेंज बन जाएगी -π/2 से 0, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ही आएगा, ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा। इसका मतलब दिस ऑप्शन भी इज द करेक्ट वन। 6 पे चलते हैं। ये MCQ बढ़िया, अभी तक तो सारे MCQs आसान थे। इसने बोला इफ ए लाइन मेक्स एंगल 3π/4 π/3 एंड थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन थीटा की वैल्यू बताइए। सुनो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए, तब अल्फा, बीटा और गामा में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये आप डायरेक्शन कोसाइंस में पढ़ते हो। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपको, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 3π/4, बीटा की वैल्यू गिवन है आपको π/3, और जेड एक्सिस के साथ इसने एंगल बनाया है थीटा, मतलब गामा के प्लेस पे लिखेंगे थीटा। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 3π/4 प्लस कोस स्क्वायर π/3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस 3π/4 को क्या मैं π/4 लिख सकता हूँ? यस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो इस 3π/4 को π/4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3π/4 इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, और क्योंकि कोस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस माइनस से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव में भी आएगी तो वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगी। 3π/4 को लिख सकते हैं हम पाई माइनस π/4, क्योंकि पाई पे तो रेशियोज चेंज नहीं होते, कोस तो कोस ही रहेगा, एंगल π/4 है, साइन तो नेगेटिव आएगा बट स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही बन जाएगा। प्लस में आ गया कोस स्क्वायर π/3 एंड प्लस में आया है कोस स्क्वायर थीटा एंड इक्वल्स टू में आएगा 1। सॉल्व कर देते हैं। कोस π/4 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा, एंड कोस π/3 यानी कि कोस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, कि कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस में आएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये 3/4 बनेगा ऐड करके? यस, 3/4 बनेगा। 3/4 बनेगा तो इधर माइनस कर सकते हैं, यस माइनस कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस 3/4, क्या बनेगा? ये 3/4 बनेगा। 3/4 ही तो बनेगा। सॉल्व करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/4, यानी कि कोस थीटा वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। अगर कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है तो बता सकते हो थीटा कितना होगा? थीटा होगा पाई बाई थ्री। अब थीटा की वैल्यू प्लस π/3 लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस π/3 लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोस में अगर यहाँ पे एंगल नेगेटिव हो जाता है तो भी उसका आंसर पॉजिटिव ही निकलना है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू प्लस माइनस π/3 आ जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस π/3। और एक बात और है, एक बात और है, ध्यान सुनो एक बात और। अरे क्या है, कहाँ है? हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात देखो देखो देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ते हैं, डायरेक्शन एंगल्स पढ़ते हैं, तो वो डायरेक्शन एंगल्स नेगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि कभी भी आप एंगल बनाओगे तो एंगल हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही बनेगा। ये एंगल नेगेटिव ले लेते हैं बिकॉज ऑफ सम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, सम बिकॉज ऑफ सम एल्जेब्रिक कंसेप्ट, लेकिन जब हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ते हैं तो एंगल नेगेटिव नहीं होते। तो ये माइनस के π/3 आंसर नहीं आ सकता, आंसर 100% π/3 आएगा। तो π/3 ओनली। अगर हाँ इसमें 2π/3 होता, 2π/3, तो वो भी आंसर हो जाता, क्योंकि इसमें कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ रही है, और प्लस माइनस 1/2 आने का मतलब π/3 तो आंसर है ही, साथ ही 2π/3 भी इसमें आंसर हो जाता। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फिर इसके आंसर 2 हो जाते, बट एंगल नेगेटिव नहीं आएगा डायरेक्शन कोसाइंस के केस में। बात समझ गए? हाँ, तो इसका सही ऑप्शन इसका π/3 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E and F are two events such that probability of E greater than 0। ये तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो पता ही है कि इवेंट कोई भी हो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी। इस बात को लिखने का कोई तुक नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट, हम पहले से ही जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1 नहीं है। हाँ, ये काम की बात है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसने बोला कि एफ की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो सकती। देन आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एंड गिवन दैट एफ डैश हैज़ अकर्ड। तो आपको फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश गिवन दैट एफ डैश हैज़ अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला होता है E/F का फॉर्मूला पता है ना आपको, E/F का फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ही लगाते हैं फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश। अकॉर्डिंगली जैसे ऊपर वाला आपने लगाया, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मूला लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
अब आपने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको हम लिख सकते हैं, इधर लिखता हूँ चलो, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, डिमॉर्गन लॉ की हेल्प से इसको लिख सकते हैं हम ई यूनियन एफ का होल डैश लिख सकते हैं, ई यूनियन एफ का होल डैश अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, डिनोमिनेटर तो बदलेगा नहीं, लेकिन न्यूमरेटर में हम डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं। डिमॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश है तो इसको हम ई यूनियन एफ का होल डैश लिख सकते हैं, और अगर ई डैश यूनियन एफ डैश है तो उसको हम ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के प्लेस पर यहाँ पे यूनियन आ जाएगा एंड होल डैश। प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर यहाँ पे डैश लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, और अपॉन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ एसिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, वो तभी बनते हैं जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर उसको हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं देखने की कोशिश करेंगे और ना ही वो होगा। तो कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है केवल तब और तब हम उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनती कि हम उसको स्क्वायर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलें। तो इन ऑप्शंस को देखकर मैं आपको कह सकता हूँ कि रो मैट्रिक्स तो कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा ही नहीं। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों हो जाए। तो हालांकि प्रॉपर्टीज़ बताते टाइम सभी टीचर्स इस बात को बताते हैं कि केवल और केवल पूरे अलजेब्रा में एक ही ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है, और वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, और वो भी स्क्वायर में होना चाहिए। नल मैट्रिक्स देखो कैसा भी हो सकता है, लेकिन नल मैट्रिक्स ऐसा जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स कैसा होता है, जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसे नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक ऐसा नल मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, उस नल मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों कहते हैं। देखो यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं होगा, यूनिट मैट्रिक्स इसलिए नहीं होगा दोनों, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 100% जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। तो अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो है तब आगे की बात करेंगे, डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, होने चाहिए थे 0 0 0। तो यूनिट मैट्रिक्स तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल में एलिमेंट हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है। बाकी सब एलिमेंट 0 0 0 0 0 होंगे। बस ये जो अपने डायगोनल एलिमेंट हैं ये कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ये सभी जीरो हों। तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या नहीं हो सकता, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सुनो, अगर कोई लाइन x1 y1 एंड z1 से पास हो रही है और एक डायरेक्शन दे रखी है, उसने बोला ना पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल देने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर दे रखा है वो डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स 3 1 2। तो ये डायरेक्शन है और ये क्या है, पॉइंट्स। इन डायरेक्शन को हम जनरली A B C बोलते हैं। तो अगर आपके पास एक पॉइंट है, क्या है आपके पास एक पॉइंट और एक डायरेक्शन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन होती है x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा a। कंडीशन है ये y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा b एंड z इक्वल्स टू z1 प्लस लेमडा c, जहाँ पे x1 y1 z1 इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग एंड a b c इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर इसी कंसेप्ट को देखा जाए तो इस कंसेप्ट के बेस पर हम ऑप्शन बता सकते हैं। तो x1 y1 z1 यानी कि 4 - 3 + 7, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 4
देखो ये आएगा 4 प्लस लेमडा, इसने इन सभी ऑप्शंस में लेमडा के प्लेस पे टी माना है। देखो पैरामीटर हम अपने पास से कुछ भी मान सकते हैं, ये लेमडा टी म्यू जो भी आप इन लाइंस के क्वेश्चंस में मानते हो ये सब पैरामीटर्स होते हैं। तो मैंने पैरामीटर यहाँ पे लेमडा माना है, इसने यहाँ पे पैरामीटर टी दिया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो अगर 4 से पास हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस लेमडा के प्लेस पे टी ही लिख लेते हैं, ए है डायरेक्शन रेशियो ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं आई कैप का कोफिशिएंट, तो 3t, तो 4 प्लस 3t, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3t कहाँ पे है, तो ये तो है ही नहीं। 4 प्लस 3t यहाँ पे भी है, 4 प्लस 3t यहाँ पे भी है, 4 प्लस 3t यहाँ पे भी है। y इज इक्वल टू क्या आएगा, y1 प्लस लेमडा बी, y1 कितना है यहाँ पे -3, लेमडा के प्लेस पर तो हम टी मान रहे हैं, और बी कितना है यहाँ पे 1, तो -3 प्लस टी, तो -3 प्लस टी देखो यहाँ पर है, ये रहा इस ऑप्शन में -3 प्लस टी, और किसी ऑप्शन में यहाँ पे t प्लस 3 है, यहाँ पर भी t प्लस 3 है, मतलब -t प्लस 3 है, तो यहाँ से तो कंडीशन पूरी हो रही नहीं है, सेकंड से हो रही है। थर्ड भी देख लेते हैं, z इज इक्वल टू z1 कितना अपने पास 7 प्लस, और ये कितना आपके पास यहाँ पे 2t, 7 प्लस 2t, तो क्या यहाँ पे 7 प्लस 2t है, यस, तो ऑप्शन सी जो है 100% करेक्ट ऑप्शन है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है और एक पॉइंट दे रखा है तो ये कंडीशन उस लाइन की बनती है, x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए, y इक्वल्स टू y1 प्लस लेमडा बी, z इक्वल्स z1 प्लस लेमडा सी। यहीं से हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी बना सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको करा रखा है ना। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट MCQ है 10। 4 फ्रेंड्स अभय, बीना, छाया एंड देवेश were asked to simplify this problem where A and B are both matrices of order 2 by 2. It is known that A and B matrix is not identity matrix and A inverse is not equal to B. तो इनमें से कौन सा बंदा सही कह रहा है सॉल्व करने के बाद ये देखते हैं। तो हमें गिवन है 4AB प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये आएगा 3AB प्लस 3BA माइनस 4BA। तो ये तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यह जाएगा 7AB और 3BA में से 4BA जाएगा तो -BA। तो जो बच्चा ऐसा आंसर बता रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो 7AB माइनस BA, तो यही ऑप्शन है, बीना यानी कि बीना सही कह रही है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। 11, ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल टैंक हमें गिवन है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इज बीइंग फिल्ड विद शुगर एट द रेट ऑफ 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या ये वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्या वॉल्यूम में चेंज को dV/dt लिखेंगे इक्वल्स टू में 100 पाई, यस ये बिल्कुल सही है, वॉल्यूम में चेंज मतलब dV/dt। अब द रेट एट विच द हाइट ऑफ द शुगर इनसाइड द टैंक इज इंक्रीजिंग, हाइट इंक्रीज हो रही है, मतलब उसने हमसे पूछा है कि हाइट इंक्रीज का रेट बताओ, यानी कि dH/dt बताओ। अगर ये हमें गिवन है तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। V का मतलब वॉल्यूम है, और वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, πr²h, तो πr²h होता है। उसने सिर्फ हाइट में चेंज पूछा है, और रेडियस उसने हमें दे रखी है इक्वल टू में आएगा 100 पाई तो कांस्टेंट है, हम बाहर रख सकते हैं। r की वैल्यू कितनी गिवन हमें 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 100 भी बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा ओनली dH/dt, और इक्वल टू में कितना आएगा 100 पाई। क्या 100 पाई से 100 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यस, तो dH/dt कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या इसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट वेक्टर p एंड वेक्टर q आर 2 यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर p और वेक्टर q दोनों यूनिट वेक्टर हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का 1 आएगा। वेक्टर p का मैग्नीट्यूड भी 1 है और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड भी 1 है, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। देन वेक्टर p प्लस वेक्टर q विल बी ए यूनिट वेक्टर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। वेक्टर p प्लस वेक्टर q एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अगर वेक्टर p प्लस वेक्टर q एक यूनिट वेक्टर है तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, यस सर इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, जब भी हम इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेक्टर p का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर रहे हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे मोड ऑफ p हमें दे रखा है कितना 1, मोड ऑफ q भी दे रखा है हमें कितना 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस में जाएगा 2, और ये वेक्टर p डॉट वेक्टर q डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, मोड ऑफ वेक्टर p मोड ऑफ वेक्टर q, एंड दोनों के बीच में एंगल दैट इज
कोस अल्फ़ा, है ना, इज इक्वल टू में कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या 2 इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि मोड का, अच्छा हाँ 2 इधर माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 2 जाके इधर तो -1 बचेगा, यहाँ पे है 2, ठीक है। पी का मोड 1 है, क्यू का मोड 1 है, तो कोस अल्फ़ा बचेगा 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोस की वैल्यू नेगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल होगा नहीं, π/3 हटा दो, π/4 हटा दो, π/2 पे वैल्यू 0 होती है, तो आंसर क्या बचा 2π/3, क्योंकि कोस 2π/3 की वैल्यू -1/2 ही होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलो 13 पे बढ़ते हैं। तो इफ़ द लाइन x इज इक्वल टू 1 + 5 म्यू, y इज इक्वल टू दिस, z इक्वल टू दिस, पासिस थ्रू विच ऑफ द फ्लो, ये किस पॉइंट से पास हो रही है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c। ये किसी लाइन की कंडीशन होती है जिसमें लाइन पास हो रही है x1 y1 z1 से, और लैम्डा के साथ यहाँ पे म्यू दे रखा है पेरीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लैम्डा के साथ या पेरीमीटर के साथ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में तो आपसे पॉइंट पूछा है, x1 y1 z1 की वैल्यू पूछी है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन विच डायरेक्शन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। तो फिर हमें ए बी और सी को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप में, तब हम उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। फिलहाल तो हमें x1 y1 z1 चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये रहा x1 और ये रहा y1 और ये रहा z1, तो यानी कि 1 -5 -6 से लाइन पास हो रही है, तो 1 -5 -6 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे देखो म्यू के साथ यहाँ पे 5 है, तो 5 आई कैप आ जाएगा, तो 5 आई कैप। यहाँ पे म्यू के साथ 1 है तो +1 जे कैप, और यहाँ पे -3 है तो -3 के कैप। तो ये आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन लाइन। तो डायरेक्शन पूछे तो भी निकाल सकते हैं और पॉइंट पूछे तो निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं 14 पे। तो MCQ नंबर 14, इसने बोला ए डिनोट द सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब ए एक ऐसा सेट है जिसमें सभी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बी डिनोट्स द सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और बी एक ऐसा फंक्शन है जो बी एक ऐसा सेट है जिसमें डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आपको एक बात कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाते टाइम सभी टीचर्स बताते हैं कि, और ये थ्योरम भी है, थ्योरम क्या है कि ऑल डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएबल फंक्शंस, जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कैसी होती है, नहीं ये नहीं, ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आर, गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, लेट मी क्लियर द स्टेटमेंट। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कॉन्टिन्यूस ज़रूर होगी, 100% वो कॉन्टिन्यूस ज़रूर होगी। लेकिन जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो यानी कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, यानी कि सभी डिफरेंशिएबल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस ज़रूर होती हैं, तो कॉन्टिन्यूस ऊपर आएगा और डिफरेंशिएबल अंदर आएगा। तो सभी डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, बट सभी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। और इसने कॉन्टिन्यूस को क्या बोला है, सेट ए, और डिफरेंशियल को क्या बोला है, सेट बी। तो जहाँ पे सेट बी सेट ए के अंदर बना हुआ है वो ऑप्शन सही है, तो बी ए के अंदर बना हुआ है बी ऑप्शन में, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी डिफरेंशिएबल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस ज़रूर होती हैं, लेकिन सभी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होती, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, तो 15 में चलते हैं। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें एरिया बताना है शेडेड रीजन का। क्या ये वाई एक्सिस के अलोंग शेडेड है, यस। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग शेडेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक्स डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जिस एक्सिस के अलोंग कर्व बना होता है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करके हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें इस फंक्शन को, इसने हमें दे रखा y इज इक्वल टू x², तो अब हमारी मजबूरी है कि इसको हम x इज इक्वल टू एफ वाई जैसा बनाएं। कैसा बनाएं, x इज इक्वल टू एफ वाई जैसा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √y। तो यहाँ से एफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √y। तो हमें फंक्शन तो मिल गया है √y, और यहाँ पाएगा dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट भी किसकी चाहिए, हमें y की ही चाहिए। अब y की लिमिट भी हम यहीं से निकालेंगे, y इज इक्वल टू x² से। इसने x की वैल्यू दे रखी है 0 से 2 तक,
अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, और अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा 0 से 4 रूट वाई डी वाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कौन सा ऑप्शन है अभी नीचे करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको समझ में तो आ गया ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर मैं ऐसे करूँ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों ये वाला आप एरिया निकाल लो जो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है, ये एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है, तो आप ये वाला एरिया निकालोगे अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे सीधा 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करने पे ये एरिया निकलेगा, जो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए, और ये वाई एक्सिस के अलोंग घिरा हुआ है, तो हमें वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फंक्शन को वाई में बनाना पड़ेगा, लिमिट भी वाई की चाहिए होगी। इसलिए इसका आंसर है 0 से 4 रूट वाई डी वाई। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 0 से 4 रूट वाई डी वाई, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पिछले वाली क्लास जो मैंने ली है, पिछले वाला PYQ जो मैंने सॉल्व कराया है, उस PYQ में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, वहाँ भी मैंने आपको ये बात बताई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। 16 में बोला कि ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एक्स एंड वाई इज रिप्रेजेंटेड, मतलब एक्स और वाई दोनों को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है हमें, वो हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से डिनोट किया है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 7y से। x और y दोनों प्रोडक्ट को बेचने पर हमें जो प्रॉफिट हुआ हमने यहाँ से दिखाया है, वेयर x एंड y आर द नंबर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, जहाँ पे x का मतलब क्या है, हमने x ऑब्जेक्ट कितने बेचे, और ये कैपिटल Y का मतलब क्या है, हमने कैपिटल Y कितने बेचे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। क्या उसने क्वेश्चन में ऐसा बोला कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एक्स और वाई के डिफरेंस को मैक्सिमम दिखा रहा है? नहीं बोला, तो ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा? द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मीजर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या ये टोटल प्रोडक्शन मीजर करता है? नहीं, ये तो प्रॉफिट की बात कर रहा है, द प्रॉफिट अर्नड, तो ये प्रोडक्शन की बात नहीं करता, प्रॉफिट की बात करता है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग एक्स एंड वाई, क्या दोनों को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसकी बात कर रहा है? यस, उसी की बात कर रहा है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंश्योर द कंपनी प्रोड्यूसेस मोर ऑफ द प्रोडक्ट एक्स देन प्रोडक्ट वाई, क्या इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हम ये कह सकते हैं कि हमें एक्स ज़्यादा बनाना है वाई की हेल्प से? तो इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हमें प्रोडक्ट एक्स ज़्यादा बनाना है वाई से, बट हाँ ये ज़रूर लिखा हुआ है कि दोनों को बेचने पर जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमें यहाँ से निकालना है। तो ये कंबाइंड प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कोई हाथी घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, 16 तो हो गया ना, 17 पे आते हैं। तो इसने बोला A and B are square matrices of order m such that a square minus b square equals to a minus b and a plus b, then which of the following is always correct? तो ये कब हमेशा करेक्ट होगा, देख बताता हूँ अभी कब करेक्ट होगा, भी ध्यान से देखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो आएगा ए बी, और बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो आएगा बी ए, और बी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कब आएगा? जब ये दोनों टर्म यहाँ से खत्म हो जाए, हट जाएं, यानी कि जब ए बी और बी ए इक्वल हो जाएंगे, व्हेन ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, तो ए बी माइनस ए बी जीरो हो जाएगा, या बी ए माइनस बी ए जीरो हो जाएगा, तब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा राइट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगा। मतलब ये होल्ड करेगी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी अगर ए बी और बी ए इक्वल हो जाए, तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पी है और डिग्री क्यू है, तब हमें पी माइनस क्यू बताना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको डी बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स की होल क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो भैया, अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ना दिया हुआ होता, ये ना दिया हुआ होता, तो हम क्या करते, यहीं से देख के बता देते हैं कि इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री कितनी है 3। ऑर्डर 1 का मतलब एक बार डिफरेंशियल का रखा है और जो टर्म है उसकी पावर 3 है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 3 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ हमें डी बाई डी एक्स, तो पहले हमें इस टर्म का डिफरेंशियल करना होगा। एक्स की पावर 3 का डिफरेंशियल तुम्हें पता ही है 3x स्क्वायर, पावर आगे आती है और पावर में से एक कम कर देते हैं, सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, तो पावर आगे आएगी और पावर में से कर देंगे एक कम, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आप x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो एक बार डिफरेंशियल होने के बाद चेन रूल ये कहता है कि इस टर्म का दोबारा डिफरेंशियल करो, और डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशियल आएगा
d2y/dx² और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। चेन रूल की हेल्प से पहले हमने क्या किया, ये पावर आ गई, पावर में से एक कम। चेन रूल ये बोलता है अगर यहाँ पे x के अलावा कोई और वेरिएबल है तो उसका अगेन डिफरेंशियल होगा, तो अगेन डिफरेंशियल करेंगे dy/dx का, वो आएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें जो मैक्सिमम डिफरेंशिएटेड टर्म है वो ये वाली है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है, यहाँ से ऑर्डर कितना बता सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं 2, और ऑर्डर को इसने बोला है p। p क्या है यहाँ पे, p क्या डिनोट करता है, p डिनोट करता है ऑर्डर को, तो यहाँ पे p कितना जाएगा 2, क्योंकि ऑर्डर कितना आया 2। और ये जो ऑर्डर 2 वाली टर्म है, ये जो ऑर्डर 2 वाली टर्म है, ये जो ऑर्डर 2 वाली टर्म है, उसकी पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको 1, यानी कि डिग्री हो जाएगी इसकी 1, मतलब क्यों की वैल्यू हो जाएगी 1। इसने आपसे आंसर पूछा है p माइनस q का, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा ही आ जाएगा इसको सोल्व करने में, मेरे को तो आगे मजा। आगे चलते हैं, एजर्शन एंड रीजन बहुत अच्छे से करते हैं। मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे स्पीड से पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी है MCQs की, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट अब क्लियर हो रखे हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखना। चलो कर दें, तो 1900 चलते हैं। एक डायगनल, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास एक डायगनल मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 3, 5, 2 डायगनल के, यानी कि ऐसे 3, 5 एंड 2, दीज आर द डायगनल मैट्रिक्स। बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, 0, 0, 0, और 3, 5, 2 डायगनल मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का। भाई स्केलर मैट्रिक्स है, ये है स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में तो डायगनल एलिमेंट इक्वल होते हैं, यहाँ पे 3, 3, 3, 5, 5, 5 या 2, 2, 2 या 1, 1, 1 या ए ऐसे कुछ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अजर्शन तो गलत हो गया, अजर्शन एक गलत है इसमें, अजर्शन सही नहीं है। इसने बोला एक डायगोनल मैट्रिक्स हैज़ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल, इट इज़ नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट इक्वल होते हैं, इट इज़ नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट इक्वल होते हैं उसको स्केलर बोलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये तीनों के तीनों नॉन जीरो एलिमेंट है और ये तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये स्केलर बनेगा। रीज़न बिल्कुल ट्रू है और ये सही है, लेकिन ए गलत है, मतलब ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो 19 के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। चलते हैं 20 पे। इसने बोला एवरी पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। स्टेटमेंट तो बड़ी खतरनाक है। इसने बोला एवरी पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ये बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेंट है। अगर कंसेप्ट से देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ। चलो हमारे पास मान के चलते हैं कुछ ऐसा जो है, मान के चलते हैं ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, और मान के चलते हैं ये हमारे पास हो गया फिजिबल रीजन। ये क्या होगा हमारे पास फिजिबल रीजन। बता सकते हो इस फिजिबल रीजन के ऊपर कितने पॉइंट है। इस फिजिबल रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स भी आ सकते हैं। अगर हम इंटीजर्स की बात ना करें, रियल नंबर्स की बात करें, तो इस फिजिबल रीजन में इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, पहला अजर्शन क्या कह रहा है, अजर्शन ये कह रहा है इसमें कि एवरी पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ये जो मैंने फिजिबल रीजन आपको ड्रॉ करके बताया है, ये वाला फिजिबल रीजन, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या ये सभी ऑप्टिमल सोल्यूशन है? नहीं। ऑप्टिमल सोल्यूशन स्टूडेंट्स सिर्फ उसको बोलते हैं जो एक कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमल सोल्यूशन देते हैं, ना कि ग्राफ के अंदर आने वाले सभी पॉइंट्स ऑप्टिमल सोल्यूशन देंगे। बात समझ रहे हो? तो ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स पे जो आंसर आ रखा है उसको हम ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन इसने ये तो बोला नहीं कॉर्नर पॉइंट्स पे, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि फिजिबल रीजन का एवरी पॉइंट। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिजिबल रीजन का एवरी पॉइंट को आप ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं कह सकते, तो एजर्शन तो हो जाएगा गलत। रीजन देखते हैं क्या रीजन सही है। द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट ओनली एट वन और मोर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल। बिल्कुल सही बात है, अभी तो मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमल सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स में मिलेगा, ना कि जो आपका फिजिबल रीजन है उसके हर पॉइंट पे। तो कॉर्नर पॉइंट में मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट या तो एक हो सकता है या ज़्यादा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये रीजन बिल्कुल ट्रू है, अजर्शन गलत है। अजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। इसके लिए भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 19 के लिए भी डी था करेक्ट। तो मजा आ गया इन 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज में। अगर इनमें से कोई सा भी एमसीक्यू आपको समझ में नहीं आया, या अगर
कोई भी क्वेश्चन में आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा रहे हो, अपनी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए कि सर ये सेट का ये वाला क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा। कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, सेट डाल दीजिए, 55 2 1 है, जो भी मतलब आपको डालना है। अगर आपको ये नहीं करना तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर डाल दीजिए क्वेश्चन, जो भी आपको डाउट हो तुरंत व्हाट्सएप पे भेजो। व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9084836521 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने आपको इस स्टार्टिंग में बताया है कि जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, अगर आपने किसी ने एनडीए एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है तो आ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टीट्यूट का नाम है द डिकोड इंस्टीट्यूट। ये एनडीए वगैरह के लिए है। एनडीए अगर आपको जेईई मेंस देना है, ये मेरठ में है अपना इंस्टीट्यूट, ठीक है। और अगर आपको किसी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, किसी रेलवे की या एसएससी की या बैंकिंग की, ठीक है, रेलवेज़ हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, अगर उसके लिए आपको तैयारी करनी है तो भी आप हमारी दूसरी वाली एकेडमी डीवीएस एकेडमी पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे आपको जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो चुकी है। अगर आपको इसमें मज़ा आया है क्वेश्चन करते टाइम तो लाइक वाइक देखना अपना, अगर आपका मन करे तो लाइक कर दो, ना मन करे तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, हम तो पढ़ाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।